जस्ट शट अप। अपनी बकवास बंद करो। खबरदार, तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला। वो बुरी तरह दहाड़ा तो कायनात जख्मी नजरों से उसे देखने लगी। सच कड़वा होता है साईं, और सच यही है कि आपकी माँ ने अपनी नफरत में हमारा बच्चा मार दिया। वो कातिल है। कायनात एक बार फिर बोली, पर इस बार अहमद शाह ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसे कमरे में बंद कर दिया था। वो डेरे पर गया तो हर चीज को तहस नहस कर दिया। वो जानता था कायनात वनी में आई थी। उस समय घर का हर फर्द कायनात से नफरत करता था, और उसकी माँ इस नफरत में उसका बच्चा नहीं मार सकती थी। यकीनन वो लड़की झूठ कह रही थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि घर से फोन आया। कायनात के मुंह से झाग निकल रहा था। यह सुनकर वो फौरन हवेली भागा था। ढलती सी शाम की स्याही हर जानब फैली थी, जिसमें उस मसरूफ शाहरा के किनारे सर झुकाए चलती जा रही थी। पैरों में घिसे हुए पुराने जूते थे और थकन आंखों में जैसे समा चुकी थी। ये चलने की थकन नहीं थी, ये जिंदगी की थकन थी, जो पैरों में नहीं, रूह में समा जाती है, और दिल बेजा मजबूरियों के बोझ तले वो मुश्किल धड़क पाता है। उसका दिल भी धड़कता था, मगर अब उसमें सर्द मोहरी की ऐसी ठोस बर्फ जमी थी कि उसका धड़कना वो महसूस नहीं कर सकती थी। आसमान के किनारे जामनी होते जा रहे थे जब वो थक कर एक साइड पर लगे बेंच पर बैठी। बैग गोद में रखते एक गहरी सांस ली, तो न जाने क्यों झील से खूबसूरत आंखें अपने आप ही नम होने लगी। उन आंखों की खूबसूरती नमकीन पानियों के उस पार मजीद दिलकश लगने लगी, जो सड़क की दूसरी जानब खड़े उस लड़के को रुकने पर मजबूर कर गई। अहमद, चल, गाड़ी ठीक हो गई। उसके दोस्त ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते बाहर से आवाज लगाई, मगर वो उसकी जानब मुतवज्जा नहीं था। उसकी सारी हसासियत सिर्फ उसे देखने में सिर्फ थी, जो आसमान की जानब देखती न जाने क्या तलाश कर रही थी। आंखों से बहता शिफाफ पानी रुखसारों को भिगोता जा रहा था। क्या हुआ, किधर गुम हो? उसका दोस्त चंद लम्हे बाद गाड़ी से वापस उतर आया। वो दूसरी जानब टेक लगाए आराम से खड़ा था। कुछ नहीं। अहमद ने साथ के आने पर चौंक के नजर उस लड़की पर से हटा ली, तो फिर वो उससे कहता लड़की की जानब बेइख्तियार ही मुड़ गया। ओह, तो ये मामला है। उसने शरारत से अहमद शाह को टहोका दिया। उसका खो जाना उसे समझ आ गया था। कैसा मामला? अहमद शाह ने सर झटकते उसे डिपटा। गाड़ी ठीक हो गई हो तो चले। वो मुस्कुराहट से जय सामने खड़ा था। अहमद शाह ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते गाड़ी में बैठ गया। साथ ने कुछ नहीं कहा, बस पलटकर उस लड़की को देखा, जो शायद उनकी वहां मौजूदगी को जान गई थी और अब अपनी चादर से मुंह छुपाकर बैठी थी। साथ महफूज सा मुस्कुराते ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। अहमद शाह को उसने शायद पहली बार किसी लड़की को यूं देखते पाया था। तुम कहो तो उस लड़की को घर छोड़ देते हैं। साद ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर उसकी बात पर वो बरहम होते उसकी जानिब मुड़ा। तुम्हारी बहन लगती है। वही पहाड़ खाने वाला अंदाज। साद ने नफी में सर हिला दिया। वो पत्थर था। उसमें किसी ऐसे जज्बे की तलाश ही क्यों की उसने? मेरी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन बन सकती है, बात करूं जाकर। वो जल के बुड़बुड़ाते गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। अहमद ने घूर कर उसे देखा। बको मत और गाड़ी ठीक से चलाओ। बरहमी से कहते उसने चेहरा खिड़की की जानिब मोड़ लिया। जो हुक्म सरकार। साद ने मुस्कुराहट से कहते गाड़ी सड़क पर सीधी कर ली। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ की मुट्ठी दबाए लबों पर रखे वो बस उस लड़के को देख रहा था, जिसके सामने अब एक बाइक आकर रुकी थी। वो अपना दुपट्टा संभालती आराम से बैठ गई। उसके चेहरे पर फैली खुशी ने इतने दूर से भी अहमद शाह की आंखों में कुछ शरारे जैसा भर दिया था, तेज जहरीला सा। वो घर आया। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। सांस फूली हुई थी। अपने कमरे का दरवाजा बंद करते उसने कोट उतार फेंका। टाई की नॉट ढीली करते मुट्ठियां भींच लीं। आंखों में बार बार वही मंजर चल रहा था। कैसे वो किसी लड़के के साथ यूं बाइक पर जा सकती है? अहमद शाह का बस नहीं चलता था। वो उस लड़की को इस हरकत पर गोली मारते, मगर वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। चाह कर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो। बेबसी की इंतहा थी। डैमिट। उसने सोफे को बोर्ड से ठोकर मारते गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर पर कॉल मिलाई। हेलो सर, आप इस वक्त? कॉल उठाने वाला ताज्जुब से बोला। कायनात कहाँ रह रही है और किसके साथ रह रही है? मुझे कल सुबह तक सारी इन्फॉर्मेशन अपने नाश्ते की मेज पर चाहिए। चबा चबा कर कहा और ठग से कॉल काट दी। बालों में उंगलियां फेर कर चंद मजीद गहरी सांसें ली। गुस्सा कम हुआ तो सोफे पर बैठा। टेक लगाकर आंखें बंद की तो माजी किसी फिल्म की तरह याद के पर्दे पर चलने लगा। 3 साल पहले।
ये पंजाब का एक छोटा सा गांव अलीपुर था। शहर के किनारे बसे इस गांव की खूबसूरती देखने लायक थी। लहलहाते गंदम के खेत और गुलाबी आंचल ओढ़े पगडंडियों पर भागती कमसन लड़कियां, बड़े बड़े पीपल के दरख्तों पर लगे झूले और उन झूलों पर झूलती वो नाजुक हसीनाएं। ये वैसा ही था जैसा उसने सुना था। आज पहली बार वो अपने आबाई गांव आया था। लंदन से पढ़ने के बाद वो वहीं जॉब करता था। उसकी सारी फैमिली अब कराची शिफ्ट हो चुकी थी। उन सबका यहाँ वापस लौटना मुश्किल था। मगर इस गांव में उनकी एक पुश्तैनी हवेली थी। बाबा से उसने सुन रखा था कि वो बहुत ही बड़ी और खूबसूरत है। उसके बाबा हर दूसरे माह वहाँ का चक्कर लगा जाते थे। वो वहाँ के वडेरों में शुमार किए जाते थे। खानदानी दुश्मनी की बिना पर जब उसके चाचू ने हरीफों का एक नौजवान बेटा मार दिया, तब से वो दुश्मनी मजीद बढ़ गई थी। चौधरी उनकी जान के दुश्मन बने बैठे थे। उनको ये गांव मजबूरन छोड़ना पड़ा था। मगर आज इतने साल बाद वो वापस आया था। अपने कारोबार को वसी करने के लिए उसके भाई को पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए वो अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा फरोख्त करना चाह रहा था। मगर वो ये नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने जा रही है। वहाँ क्या कर रहे हो अहमद? चलो हवेली चलना है। वो जो कब से पीपल के दरख्त पर लगे झूले को मुस्कुरा कर देख रहा था, बड़े भाई के बुलाने पर चौंक कर मुड़ा। कुछ नहीं ब्रो, बस आ रहा हूँ। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। पलट कर झूले को देखा। कुछ देर पहले चंद लड़कियां वहां झूला झूल रही थी, मगर जैसे वो यहाँ आया वो सब सरों पर दुपट्टे ठीक करती दरख्त के पीछे जा चुकी। शाहू चलो भी, देर हो रही है। आलिम शाह ने जब उसे हिलते ना पाया तो वो खुद उस तक चला आया। क्या देख रहे हो? आलिम शाह के पूछने पर वो गड़बड़ा गया। अब क्या बताता? वो लड़कियों को देख रहा था। ओह सॉरी ब्रो, मैं बस ये पीपल के दरख्त को देख रहा हूँ, कितना बड़ा है ये। शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो ऐसे ही बोलने लगा। दरख्त के पीछे छुपी लड़कियां धीमा धीमा बोल रही थी। हाँ, तुम्हारे लंदन में ऐसे दरख्त नहीं होते ना, इसलिए बड़ा लग रहा है शायद। आलिम शाह हंस दिया। वो जानता था दरख्त के पीछे कौन है। झांकते सर उसने आते ही देख लिए थे। लंदन में इससे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहाँ क्या काम ऐसे दरख्तों का। हस्बे आदत लंदन की बुराई पर वो बुरा मान गया। आलिम शाह ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा जी, तुम्हारा लंदन ज्यादा प्यारा है, अब चलो हवेली चलना है। मुस्कुराकर कहते वो आगे बढ़ गए। अहमद शाह चंद पल रुककर दरख्त के पीछे से झांकते गुलाबी आंचल देखता रहा। वो गांव की शर्मीली लड़कियां थी, तभी उसे देखकर छुप गईं। अगर लंदन होता तो अब तक एक आध लड़की उसकी आज शाम की डेट बन चुकी होती। अगले ही पल उसने सर खुजाते गहरी सांस ली। उसका भाई काफी दूर जा चुका था। वो होंठों पर सीटी की धुन बजाता उसके पीछे हो लिया। उसे गांव की शर्मीली लड़कियां पसंद आई थी। वो हवेली में पहुंच चुके थे। आलिम शाह तो यहाँ आता रहता था, इसलिए ज्यादा हैरान नहीं था। मगर अहमद 20 साल बाद लौटा था। जब वो यहाँ से गया तो महज 5 साल का था। भूली बसरी हवेली अक्सर उसे ख्वाब में आती थी, मगर आज वो उसके सामने खड़ा था। सुर्ख ईंटों से बनी वो हवेली काफी पुरानी थी। बैरूनी दरवाजा बहुत बड़ा था। उसकी लकड़ी पर खूबसूरत नक्शो निगार बने थे और दीवारें करीब मुगली फन सकाफत से मुज़य्यन थी। अहमद हर चीज को बड़े शौक से देख रहा था। हवेली के मुलाजिम उनकी आवभगत में अंदर बाहर जाते दिखाई दे रहे थे। आलिम शाह ने जमीन के मामला तय करने वाले मुंशी को यहीं बुला लिया था। अब वो अंदरूनी बड़े सहन में बड़े आम के दरख्त के नीचे बैठे थे। मेज पर फाइल्स खुली पड़ी थी, साथ चाय भी रखी थी। अहमद उस आम के दरख्त को पहचानता था। बहुत सालों पहले वो उसने अपनी दादी के साथ मिलकर लगाया था। वाह भाई, ये दरख्त कितना बड़ा हो गया है, अमेजिंग। वो हैरानी लिए दरख्त के नीचे चला आया। आलिम उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। बीजान के साथ मिलकर ये तुमने ही लगाया था ना, तुम्हें याद है? आलिम शाह के पूछने पर वो पुरजोश होते मुस्कुराया। आंखों की चमक बढ़ गई। हाँ मुझे याद है, मगर अब ये कितना बड़ा हो गया है और इसके साथ आम भी लगे हैं। वो अब उसके तने के पास खड़ा दरख्त को छू कर देख रहा था। झुकी शाखों पर कच्चे आम लगे थे, वो भी काफी तादाद में। हर साल मीठे आम मोरे तुम्हें लंदन भेजती हैं, वो इस दरख्त से तो उतारे जाते हैं पगले। आलिम उसकी हैरत पर मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था। अपना छोटा भाई उसे जान से ज्यादा अजीज था। रियली? इस आम के दरख्त से इतने अच्छे आम आते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो हैरान होता आलिम के पास लगी कुर्सी पर आ बैठा। लो, इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है, तुम अभी खाकर देख लो। आलिम ने एक मुलाजिम को इशारा किया तो वो जल्दी से आम के दरख्त की चोटी से कुछ पक चुके आम उतार लाया। कुछ देर बर्फ में उन्हें ठंडा करने के बाद जब वो अहमद को पेश किए गए तो उसकी खुशी देखने लायक थी।
उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतने उम्दा और मीठे आम का दरख्त उसका अपना लगाया था। वो पूरा दिन वहां रुके थे। मुलाजमों ने खाने का अच्छा सा इंतजाम कर लिया था। शाम को आलिम शाह जब तहसीलदार के दफ्तर के लिए निकलने लगा तो उसे भी साथ आने का कहा, जिस पर उसने मुंह बनाते जवाब दिया, मैं क्या करूंगा भाई, बोर हो जाऊंगा, आप चले जाएं। वो सच में अब बोर हो रहा था। यहाँ इंटरनेट नहीं था तो मोबाइल भी बेकार था। यहाँ पर भी तो बोर हो जाओगे, इससे बेहतर है साथ चल लो। आलिम शाह उसे साथ लेकर जाना चाहता था। वो उसे यहाँ गांव में अकेले छोड़ने से डर रहा था। दुश्मनी भले ही पुरानी थी, मगर वो किसी लावे जैसी थी। किसी भी वक्त फटकर सब बहा ले जाती, कौन जानता था। इस दुश्मनी से अहमद शाह नावाकिफ था। मैं थोड़ी देर जमीनों पर घूम लूंगा भाई, उसने मजे से कहा था। मगर आलिम शाह के चेहरे पर शाही तफक्कुर की लकीर गहरी हो गई। इस वक्त वो उसे कैसे समझता, उसकी समझ से बाहर था। नहीं, तुम यहाँ बाहर अकेले नहीं जा सकते, मेरे साथ चलो, वहाँ का काम मुंशी देख लेगा, मैं तुम्हें जमीनों पर घुमा लाऊंगा। आलिम शाह ने कुछ सोचते हुए एक पल में प्लान बदल दिया। अहमद ने चिढ़कर कुछ कहना चाहा, मगर आलिम हाथ उठाकर उसे रोक चुका था। मैंने कह दिया तो कह दिया, जाओ जैकेट पहन कर आओ अपनी। इस बार आलिम शाह ने सख्ती से कहा तो वो बुरी शक्लें बनाता कमरे की जानिब बढ़ गया। जब तक वो जैकेट लाता आलिम शाह अपने कमरे से पिस्तौल ले आया था। शाम के वक्त घने दरख्तों में खतरा ज्यादा था, मगर अहमद की बात वो टाल भी नहीं सकता था। वो जिद्दी था तो बला का था। बिलफर्ज अगर वो उसे मना भी कर देता तो वो छुप कर निकल जाता। इससे बेहतर था वो उसे मना ना करे, बल्कि उसके साथ खुद चले। जब तक अहमद स्याह जैकेट पहने नीचे आया, गार्ड्स की गाड़ियां भी तैयार खड़ी थी। वो जमीनों के लिए निकल गए। जहां अहमद ने जाने का कहा वो उनकी जमीन का आखिरी हिस्सा था। एक बड़े खेत के सामने तारों जैसा बॉर्डर था, जिसके पार चौधरियों की जमीनें शुरू हो जाती थी। अहमद हस्बे आदत हर चीज को मोबाइल की कैमरा में कैप्चर कर रहा था। दफातन उसकी नजर भटकी। दूर ट्यूबवेल के पास कोई था। दूर से उसे सिर्फ यह अंदाजा हो सका कि वो कोई लड़की है। अहमद के लब मुस्कुराहट में ढले। उसे दिन में शर्माती लड़कियां याद आ गईं। वो लब दांतों में दबाए खेत के सिरे पर आ गया। आगे बॉर्डर था और बाएं तरफ ट्यूबवेल से निकलता पानी। मगर अहमद पानी को नहीं देख रहा था, वो तो सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। कायनात, तुम यहाँ? वो कायनात को यहाँ देखकर सकते भी ही तो आ गया था। कोई भी हो सकती, मगर कायनात कासिम चौधरी के यहाँ मिलने की उम्मीद तो नामुमकिनात में से थी। वो लड़की अहमद के बोलने पर चौंक कर पलटी। चंद लम्हे रुककर बॉर्डर के पार खड़े लड़के को देखा। चंद पल लगे थे उसे पहचानने में। वो भी हैरत से उसे देखते बाढ़ के करीब आई। अहमद शाह, तुम यहाँ कैसे? हैरत से वो बस इतना ही पूछ सकी। अहमद हंस दिया। ये सवाल मैंने पहले पूछा है, वो हंसते हुए बोला तो कायनात में हंस दी। उसने सुर्ख जोड़ा पहना था, बाल आज बंद थे और चंद लटें चेहरे को छू रही थी। पास ही उसकी गांव की सहेलियां भी थी। यह हमारा गांव है, मैं यहीं रहती हूँ। कायनात ने बालों के एक लट कान के पीछे उड़ेसी। मगर तुम यहाँ कैसे? फिर हैरत से पूछने लगी। यह हमारा भी आबाई गांव है, कुछ ज़मीनें बेचनी थी, इसलिए भाई के साथ आया हूँ। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में बता रहा था। इससे पहले कायनात मजीद कुछ कहती, उसका बड़ा भाई गुस्से में दंदनाता हुआ आया। वो अहमद शाह को उसके गिरबान से पकड़ लिया। माहौल एकदम से बदल गया। सुनहरी सी शाम में जैसे काफूर की बदबू शामिल हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बात करने की? वसीम धाड़ा। पीछे खड़ी कायनात बाकायदा काम कर रह गई। अहमद इस उफ्ताद पर नासमझी से उस नौजवान को देखने लगा। वो कुछ कहने ही लगा था जब आलिम अचानक से उनके बीच आ पहुंचा। एक जोरदार मुक्का उसने वसीम के जबड़े पर मारा। वो तिवरा कर पीछे गिरा। अहमद का गिरबान भी छूट गया। तेरी ये मजाल, तो बाढ़ के उस पार आकर मेरे भाई का गिरबान पकड़े। आलिम शाह इस कदर जलाल से गिर जा कि वहां मौजूद सब इंसान डर गए। माहौल में गहमा गहमी मच गई। दोनों तरफ के गार्ड्स बंदूकें संभाल चुके थे। भाई काम डाउन, मेरी बात सुने प्लीज। इससे पहले आलिम शाह नीचे गिरे वसीम की हड्डियां तोड़ देता। अहमद ने बमुश्किल उसे थाम कर पीछे किया। छोड़ो मुझे, बताता हूँ इसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? आलिम शाह का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। इतनी देर में वसीम कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। मेरी हिम्मत वैसे ही हुई जैसे तेरे भाई की हुई मेरी बहन को छेड़ने की। वसीम ने अहमद को सालम निगलती निगाहों से देखा। आलिम गुस्से से अब अहमद की जानिब मुड़ा, जो इस इल्जाम पर चकरा कर रह गया। ऊपर से आलिम शाह की नजरें, उफ। उसे खुद ही शर्मिंदगी होने लगी। भाई मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो कायनात मेरे साथ लंदन में पढ़ती रही है। जब उसे यहाँ देखा तो बस पूछ लिया, नथिंग एल्स। वो मुसलहतन वजाहत दे रहा था। बकवास कर रहा है, इसने छेड़ा है मेरी बहन को, वसीम ने चिल्लाते हुए कहा था।
अहमद शाह ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया था। आलिम भी खड़ा बस देख रहा था। सबसे ज्यादा बुरी उसकी बेयकीन नजरें ही तो थी। ओके, आप कायनात से पूछ लें, मैं उसे नहीं छेड़ रहा था। वो उम्मीद से बोलता 2 कदम आगे आया। डरी हुई लड़की ने सांस भी रोक ली। बताओ कायनात, सच क्या है? सबको बताओ। कायनात के कुछ भी कहने से पहले वसीम बिल्कुल उसके सामने आ रुका। हाँ बताओ कायनात, तुम सच बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई यहीं खड़ा है। वो उसे वार्न कर रहा था, साथ जेब में रखे पिस्तौल की जानिब इशारा कर रहा था। मतलब साफ वाज़िह था, अगर उसने वसीम की हिमायत ना की तो वो उस लड़के को मार देगा। वो पहले से डरी हुई थी, मजीद सहम गई। बताओ सबको कि ये लड़का तुम्हें छेड़ रहा है। वसीम ने इस बार हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। कायनात उसका हाथ जेब की जानिब जाता देख रही थी। एक बार अगर यहाँ गोली चल जाती तो सब खत्म हो जाता। वो इस गांव की रिवायत जानती थी। हाँ, वो मुझे छेड़ रहा था। ना चाहते हुए भी उसने झूठ बोल दिया। अहमद शाह के सर पर गोया धमाके होने लगे। वो जिंदगी में पहली बार इस कदर शॉक्ड रह गया था। आलिम शाह ने तासुफ से उसे देखा। वो उसे सच में झूठा समझ रहा था। ये झूठ बोल रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगले ही पल वो बिफर कर कायनात की जानिब लपका। वसीम बीच में आ गया और एक जोरदार लात उसके पेट में मारी। साला, एक तो गांव की लड़की छेड़ता है, ऊपर से बदमाशी। वो उसे गालियां देने लगा, मगर आलिम शाह कायनात के बंदे हाथ देख रहा था। वो रोते हुए बस इशारे कर रही थी। आलिम शाह को समझने में चंद पल लगे कि अहमद सच्चा था। वो लंदन में अक्सर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था। आलिम शाह को लगा शायद वो उस गांव को भी लंदन समझ रहा है। बात समझ आई, लेकिन तब तक उसका भाई जमीन पर पड़ा कर रहा था। इससे पहले वसीम उसे और मारता, आलिम शाह बीच में आ गया। वो दोनों ही अब उलझ पड़े। आलिम शाह वसीम पर भारी था। जल्द ही वो ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो उसे जान से मार देता, मगर अहमद शाह ने उसे रोक लिया। शाम अब स्याह रात में डल रही थी। मगरब की अज़ानें अब ख़त्म हो चुकी थी। आलिम शाह अहमद की बात मानते पलटा ही था कि ज़मीन पर गिरे वसीम ने जेब से पिस्तौल निकालकर 3 फायर किए, जो आलिम शाह को लगे। वो अहमद की ढाल बना सामने आ चुका था। माहौल एक बार फिर गोलियों से गूंज उठा। गार्ड्स एक दूसरे पर फायर करने लगे। वसीम कायनात को लिए भाग गया और दूसरी जानब अहमद शल सा बैठा अपने गोद में गिरे अपने भाई को देख रहा था। उसके जिस्म को चंद झटके लगे और फिर वो एकदम शांत हो गया। अहमद शाह ने जिंदगी में इससे भयानक मंजर कोई नहीं देखा था। उसे जितनी देर में सब समझ आता, इतनी देर में उसका भाई मर चुका था। वो बिल्कुल किसी पत्थर के मुजस्मे की मानंद वहीं बैठा रहा। दिमाग माउफ हो चुका था। जाने किसने उन्हें वहां से उठाया, जाने कौन उन्हें हवेली लेकर आया, उसे कुछ याद नहीं था। शहर तक खबर जा पहुंची थी, शाहों का बड़ा बेटा मारा जा चुका था। वो सब रात के रात ही हवेली चले आए और हवेली में सफ़े मातम बिछ गया। जवान बेटी की मौत पर अहमद शाह की माँ की फरियाद दिल को दहला रही थी। बाप के कंधे भी ढलक चुके थे। सिर्फ एक वही था जो शल था। अब तक उसे यकीन नहीं था कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन उसे कब्र में उतारने के बाद जब वो घर आया तो धाड़े मार मार कर रोया। कल का बंदा जब बुरी तरह टूटा। वो इतना शदीद गमज़दा था कि आलिम शाह की मौत सबको कम लगने लगी। सब उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। उसकी हालत संभालनी मुश्किल हो रही थी। अपने बाप जैसे भाई को खो देने का सदमा हर गम पर भारी था। ये ऐसा दुख था जो उसने खुद कमाया था। उसकी एक छोटी सी गलती उसके भाई की जान ले चुकी थी। यह गम इस कदर भारी था कि वो पूरे 3 दिन बुखार में तपता रहा। मगर ये कौन जानता कि यह आतिश ज़दा बुखार था। एक ऐसी आतिश जो हर लम्हे बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी तपश बर्दाश्त से बाहर थी। और उस आतिश में वो कायनात का आज़म और उसके पूरे खानदान को जलाकर राख कर देना चाहता था। आलिम शाह की मौत को आज तीसरा दिन था। दुआ के बाद मेहमानों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। वसीम के खिलाफ एफआईआर कटवा दी गई थी, मगर उसका बाप इलाके का एमएनए था, इसलिए उस पर हाथ डालना मुश्किल हो रहा था। मगर शाहों की पहुंच भी ऊपर तक थी। आईजी की कॉल पर वसीम को बिलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे गांव में हंगामा बरपा था। सब चौधरियों के खिलाफ थे और खुद काजम चौधरी बार बार आसिम शाह से रब्ता करने की कोशिश में था। उसके बेटे को वक्त ही सही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसके पास दरमियानी रास्ते के अलावा कोई चारा नहीं था। आसिम को जब उसकी 10वीं कॉल आई तो वो अहमद के कमरे में मौजूद था। उसका बुखार आज थोड़ा कम हुआ था, मगर नकाहत और कमजोरी की वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मोबाइल बजने पर जब आसिम शाह ने वो काटना चाहा, तभी अहमद ने स्क्रीन पर नंबर देख लिया। उसका खून एकदम ही उबल कर रह गया। वो बिस्तर से उठकर सीधा बैठा। आसिम शाह ने उसको गुस्से में आते देखकर कॉल काट दी। क्या कह रहा है अब ये?
वो शदीद गुस्से में बोला। मसलहत चाहता है मगर उसे मौका नहीं देंगे, तुम बेफिक्र रहो। वो नरमी से उसे समझाने लगे। मसलहत कैसी? उसके बेटे ने कत्ल किया है मेरे भाई को। उसका बस नहीं चल रहा था, फोन से घुसकर ये काजिम शाह को जला डालें। हम उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। वो कह ही रहे थे कि फ़ोन दोबारा बजा। आसिम शाह ने झंझलाकर काटना चाहा मगर अहमद ने उन्हें रोक लिया। उठाएं कॉल। वो किसी गहरी सोच में डूबा नजर आने लगा था। आसिम शाह ने उसकी बात मानते कॉल उठा ली। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। जवान बेटा मरा है मेरा और तुम चाहते हो मैं अपने बेटे की मौत का सौदा करूँ? नामुमकिन है। आसिम कॉल उठाते ही भड़क कर उस पर चिल्लाने लगे। स्पीकर पर डालें। अहमद ने सोचकर कहा तो उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। अब काजिम की आवाज़ सुनाई देने लगी। ठीक है, तुम कोई दरमियाना रास्ता मत निकालो मगर उसका फैसला वैसा ही होना चाहिए जैसे होता आया है। हम इस मामले को जिरगे में बैठकर तय करेंगे। काजिम किसी भी तरह उन्हें कायल करना चाहता था। वसीम उसका इकलौता बेटा था। हम किसी जिरगे को नहीं मानते। हम कानून के जरिए इंसाफ लेंगे, समझे तुम? अहमद शाह ने बेभर कर कहते कॉल काट दी। उसका गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। तुम बेफिक्र रहो अहमद, आलिम शाह को इंसाफ हर हाल में मिलेगा, चाहे मुझे अपनी तमाम जमा पूंजी इसमें खर्च करनी पड़ जाए। आसिम शाह ने ढाल से लगे। अहमद ने पहली बार उनकी गमगीन आंखों को देखा। एक बूढ़ा बाप जो अपना बेटा खो चुका था, वो गमजदा ही हो सकता था। अहमद शाह को एक और गिल्ट ने जकड़ लिया। वो उठकर चले गए। 2 दिन में ही वो कमज़ोर लगने लगे थे। अहमद सारा दिन अपने कमरे में ही रहा। उसके दिमाग में बदला लेने के मंसूबे बनते रहे मगर कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था जिससे वो उस पूरे ख़ानदान को तबाह कर सके। सबसे ज़्यादा कायनात काजिम को, जिसके झूठ की वजह से ये सब हुआ था। मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा लाडली हूँ, बाबा और भाई की जान हूँ मैं। उसे याद आया था उसका कहा यह जुमला। कायनात उसी के साथ लंदन में पढ़ती थी। वो एक अच्छी लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी कैफ़े में हुई थी। किसी भी पाकिस्तानी लड़की की तरह वो बेहद डरी हुई थी। तब अहमद शाह ने उसकी मदद की थी। तब से वो दोनों अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर उसे अपने गांव और घर वालों के बारे में बताती रहती थी। सबसे ज़्यादा जिक्र चाची का होता था जो उसके मुताबिक खून बहा में लाई गई थी। हमारी चाची वनी में आई थी मगर उनकी बेलौस मोहब्बत के आगे चाचू की नफरत दम तोड़ गई। वो बहुत मोहब्बत से ये बात उसे बताती थी। यकीनन उसे अपनी चची बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो उसे अच्छा समझता था, शायद पसंद भी करने लगा था। मगर वो ऐसी हरकत करेगी उसने सोचा तक नहीं था। मगर ये सब सोचने का एक फ़ायदा हुआ था। अहमद शाह को बदला लेने का तरीका मिल गया था। वो अगले ही लम्हे बिस्तर से उठा, चप्पल उड़ेसी और आसिम शाह के कमरे की जानिब मुड़ गया। अब उसे उन्हें जिरगे के लिए आमादा करना था। ये किसी पुराने स्कूल की इमारत थी जिसके मैदान में एक बड़ा दरख्त था और उसी दरख्त की छांव में आज एक संगीन जुर्म की सुनवाई तय पाई थी। गांव के सब वडेरे जमा थे और तकरीबन आधे से ज्यादा गांव इस वक्त वहां मौजूद था। सबके चेहरे परेशानी से झुके हुए थे। ऐसे में एक अहमद था जिसकी आंखें सुर्ख थीं। पिछली 2 रातें उसने अंगारों पर काटी थीं और आज जब वसीम उसके भाई का कातिल उसके सामने था तो उसका सारा बवाल फिर जाग उठा था। मगर इस वक्त जब्त जरूरी था, सो वो खड़ा रहा। दोनों तरफ के दलाइल सुने गए। चौधरियों का कहना था कि उनके बेटे से गलती हुई मगर पहल शाहों की जानिब से ही हुई थी। ना अहमद शाह उनकी लड़की को छेड़ता ना ही बात यहाँ तक पहुँचती। शाहों के दलाल भी काफ़ी मौसर थे। अगर झगड़ा खत्म होने के बाद आलिम शाह वापस आ रहा तो वसीम को उस पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। आसिम शाह गैज़ो गज़ब से चिल्लाए थे। हर जानब सन्नाटा छा गया। अहमद लबों के आगे बंद मुट्ठी रखे जब्त से सब सुनता रहा। हाँ, ये उसकी गलती है, हम भरपाई करने के लिए तैयार हैं। बताओ कितनी ज़मीनें चाहिए, कितने पैसे चाहिए, हम सब देंगे। काजिम चौधरी इस बार नरम हुआ था। अहमद के लबों को उसी पल एक जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। मेरे जवान बेटे के बदले तुम क्या दे सकते हो काजिम? कोई चीज़ उसकी भी उससे भरपाई नहीं कर सकती। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। आसिम का फैसला अटल था। जिरगा भी उन्हीं का साथ देने लगा। वसीम की शक्ल उस वक्त किसी घटिया लूमड़ जैसी लग रही थी। उसने शौकी में गोलियां तो चला दी मगर अब फांसी का फंदा उसकी गर्दन के गिर्द लिपटता जा रहा था। कोई दरमियानी राह निकालो आसिम। वसीम मेरा इकलौता बेटा है। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। तुम बस अपनी मांग सामने रखो। काजिम ने बेबसी से हाथ जोड़ लिए। इससे ज्यादा बेबस वो जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। जिरगे ने दोनों तरफ की बात सुन ली है। एक बड़े ने बोलना शुरू किया। सब उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए और हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। बहरहाल कत्ल वसीम ने किया है और कत्ल के बदले कत्ल यही रवायत है। मगर अगर आसिम चाहे तो वो कोई दरमियानी राह निकाल सकता है, लेकिन जिरगे की इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। बड़े आदमी ने फैसला सुना दिया।
जिरगे में यकदम ही सरगोशियां होने लगी। सब अब खामोश और मुंतजिर निगाहों से आसिम शाह को तकने लगे। इससे पहले वो कुछ कहता, एक सर्द सी आवाज़ सुनाई दी। अहमद शाह अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कहने लगा, हम मुआहदे के लिए तैयार हैं, मगर वो बात करते करते रुका। जिरगे में सब उसकी जानिब मुड़ गए। आसिम ने अनजान नजरों से उसे घूरा। जाने वो क्या चाहता था, मगर उसके अगले जुमले ने सभी वाजिया कर दिया। हमें ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, हमें वन्नी में आपके ख़ानदान की लड़की चाहिए, जैसे मेरे चचा के कत्ल के एवज हमारे ख़ानदान की एक लड़की वन्नी होकर गई थी। वो इतनी सख्ती से बोला कि चौधरियों को सांप सूंघ गया। कासिम अलबत्ता थोड़ा मुतमईन हुआ। जान इतनी जल्दी छूट जाएगी उसने सोचा नहीं था, मगर वो शायद अभी अहमद शाह को जानता नहीं था। ठीक है, हम अपनी एक लड़की देने को तैयार हैं, कासिम कुछ सोचकर बोला, मगर अहमद शाह बेरहमी से हंस दिया। तुमने ठीक से सुना नहीं कासिम चौधरी, मुझे कोई भी लड़की नहीं, कायनात कासिम चौधरी चाहिए। अब की बार उसका लहजा सर्द हो गया। मुस्कुराहट करख्तगी में बदल गई। असल झटका अब चौधरियों को लगा था। उनके गुमान में भी नहीं था कि अहमद शाह ऐसी डिमांड करेगा। क्या बकवास है ये, ऐसा नामुमकिन है। कासिम चौधरी ने अपना जब्त पहली बार खो दिया। वो शदीद गुस्से में धाड़ा, तो फिर कलमा पढ़ लो वसीम कासिम। अगली धाड़ अहमद शाह की थी। उसने जेब में रखा पिस्तौल निकाल लिया और सीधा वसीम पर तान लिया। ये सब क्या है, ऐसे मत करो, देखो तहम्मुल से मेरी बात सुनो। कासिम का दिमाग हिल गया। अहमद शाह मौत से संजीदगी लिए था। आसिम शाह अब खामोश बैठे थे। उनकी समझ में अब सब आने लगा था। अहमद का फैसला बेहतरीन था, वो उसी का साथ देने वाले थे। पिछले 2 घंटे से तुम ही सुना रही हो, अब सुनने का वक्त खत्म, फैसले का वक्त है। या तो वन्नी में अपनी बेटी दो या फिर अपने जवान बेटी की मौत सामने देखो। अहमद शाह उस वक्त वाकई खतरनाक लग रहा था। काजिम के साथ वसीम के चेहरे पर भी पसीना चमकने लगा। वहां मौजूद हर इंसान ने सांस तक रोक ली थी। मैं 3 गिनने तक इंतजार करूंगा काजिम चौधरी, उसके बाद फैसला मेरा होगा। अहमद ने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। 1। आसिम शाह ने एक जख्मी मुस्कुराहट से काजिम को देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, बिल्कुल जैसे आलिम शाह की लाश देखकर उनके चेहरे पर उड़ी थी। 2। अहमद शाह ने पिस्तौल की नली वसीम के सीने पर सेट की, मुड़कर काजिम पाशा को देखा। एक पल का खेल बचा था। अहमद की आंखें सुर्ख हो गईं। 3। हमें मंजूर है। इससे पहले वो गोली चलाता काजिम चौधरी यकमुश्त चिल्लाया। झिरके में सन्नाटा मजीद बढ़ गया। काजिम बेहद थका हुआ लगा। हमें मंजूर है, मैं अपनी बेटी देने को तैयार हूँ। वो निढाल सा कुर्सी पर गिरा। वसीम ने कर्ब से आंखें मीच ली। उसकी जिंदगी में ये दिन आएगा, उसने सोचा तक नहीं था। अहमद ने पिस्तौल जेब में रख लिया। आज इसी वक्त मेरा निकाह कायनात से करवाया जाए, और उसके बाद उसका चौधरियों से कोई राब्ता नहीं होगा। उसने अगली शर्तें भी बता दी और यूं अगले 1 घंटे में एक और बिनते हवा भाई की जिंदगी बचाने पर कुर्बान कर दी गई। और कायनात काज़म अब कायनात अहमद शाह बने। अहमद शाह के साथ उनकी हवेली आ गई। जल्दी काम कर, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। एक नौकरानी ने उसे झिड़का तो उसके हाथ तेजी से चलने लगे। उसे हवेली में आई दूसरा दिन था और उसके साथ वही गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया था जो वन्नी में आई लड़के के साथ रखा जा सकता था। नाजों में भली कायनात आज दूसरे ही दिन मुरझाकर रह गई थी। वो अपने घर में सबकी लाडली थी। उससे ऊंची आवाज में आज तक बात नहीं की थी किसी ने, मगर किस्मत की सितम जरीफी थी कि उसके अपने ही उसे दरिंदों के आगे डाल चुके थे। मेरे बेटे की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है कायनात। अहमद ने उसकी जान बख्शी में तुम्हें मांगा है। परसों जब उसके बाबा जिरगी से अचानक लौटे थे तो वो भागकर सबसे पहले उनके पास गई थी। क्या हुआ बाबा, क्या फैसला किया जिरगी वालों ने? उसके सवाल पर जो जवाब आया था वो उसकी रूह फना करने के लिए काफ़ी था। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप वसीम को बचाने के लिए मुझे कुर्बान कर देंगे? हालांकि गलती मेरी नहीं थी, उसी की थी। वो इस जुल्म पर एहतजाज करने लगी। हवेली की सारी औरतें जमा हो गई थी। बाबा खामोश रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। माँ देखें बाबा क्या कह रहे हैं, वो मुझे वन्नी कर आए हैं। वो भागकर माँ के पास गई, फिर नम आंखें लिए खड़ी अपनी वन्नी में आई चाची को देखा। आज वो उनका दुख समझ रही थी। चाची देखें, ये सब क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये मेरे साथ? वो चिल्लाती रही, एक एक करके सबके पास जाती रही, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। इसे तैयार कर दो, इसका निकाह आज ही अहमद शाह से तय पाया है। काजम नगीना बेगम को कहकर निकलने लगे। उसने उनका बाजू पीछे से पकड़ लिया। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कह देंगे सब झूठ है। आप अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे कुर्बान नहीं कर सकते। वो आखिरी बार उम्मीद लिए बाबा के पास गई थी। उन्होंने गुस्से में उसका बाजू झटक दिया।
मैं अपने बेटे को बचाने के लिए तुम जैसी 1000 बेटियां कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने तो बाद में भी जाना ही है। आज चली गई तो क्या कुबाहत। उनके लहजे में हकारत थी, मगर कायनात का दिल तो उनके अल्फाज ने तोड़ा था। वो इतने संग दिल थे, ये आज ही उस पर इंकशाफ हुआ था, और ये सदमा बहुत भारी था। तब से उसका चीखना चिल्लाना सब बंद हो गया था। जब उसके अपने ही उसे मारना चाहते थे तो वो जिंदगी मजीद किस लिए जीती। उसने खामोशी की चादर ओढ़ ली। अहमद से उसका निकाह हो गया। वो एक अच्छा इंसान था। वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। बस एक यही उम्मीद बाकी थी कि भले ही बाकी सब उसके साथ गलत करें, मगर अहमद नहीं करेगा। मगर उसकी यह सोच सिर्फ तब तक थी जब तक वो उसके कमरे में नहीं पहुंची थी। बर्तन धोते कायनात की आंखें माजी की यादों पर बरसने लगी थी। उसने सारे बर्तन साफ किए और आंसू पोंछते पिछले आंगन में चली आई। वहां कपड़ों का ढेर रखा था और वो सब हाथ से धोने थे। सुबह से उसने सिर्फ पानी पिया था और खाना तभी मिलना था जब वो सारा काम खत्म कर लेती। कपड़ों का ढेर देखते ही उसे चक्कर आने लगे थे। ये थकावट उन जख्मों के आगे कुछ नहीं थी जो कल रात अहमद ने उसे दिए थे। वो कपड़े लिए पानी के पास बैठ गई। अंदाज बिल्कुल किसी कठपुतली जैसा था। आस्तीन पीछे करने पर बाजू पर उंगलियों के निशान नजर आने लगे, और उसे कल रात अहमद का गैर इंसानी रवैया याद आने लगा। कल रात वो डरी सहमी से उस कमरे में बैठी थी। दिल में बस एक उम्मीद थी कि शायद वो उन रिवायती मर्दों जैसा ना हो। शायद वो उसे प्यार से रखे, क्योंकि उसके आते ही उसकी माँ का रवैया तो वो देख ही चुकी थी। तुम बन्नी में आई हो, अपनी औकात में रहना। मेरे बेटे के कातिल हो तुम। मुझसे किसी भी किस्म की हमदर्दी की उम्मीद ना करना। इस घर में तुम्हारा मुकाम मुलाजमों से भी नीचे है, और ये बात कान खोल कर सुन लो। वो उसे हकारत से देखकर अपने कमरे में चली गई। एक बात की सो जवाब देने वाली कायनात बस चुपचाप खड़ी रही। बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अहमद उसे कमरे में छोड़कर जाने कहाँ गया था। वो तब से बैठी बस उसका इंतजार कर रही थी, मगर जब वो आया तो उसके होश उड़ गए। दरवाज़ा एकदम जोर से खुला और बिस्तर पर बैठी लड़की काम कर रह गई। अगले ही पल वो झूलता हुआ अंदर आया। उसका हुलिया देखकर ही पता चलता था कि वो नशा करके आया है। इससे पहले वो कुछ कहती, अहमद शाह फनकारते हुए उसके नजदीक आया। तुम तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। वो आते ही उस पर झपटा, उसके बालों को पकड़कर चेहरा ऊपर किया। कायनात इस उफ्ताद पर बोखिला से गई। शराब की बू उसके नथनों से टकराने लगी तो उसने सांस रोक ली। बाल उसने इतने कस के पकड़े थे कि सर दर्द करने लगा था। मेरी वजह से नहीं मरा वो। तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए वो मुश्किल बोल पाई, मगर अगले ही लम्हे अहमद शाह का जोरदार तमांचा उसके गाल पर पड़ा। तेरी ही वजह से मरा है मेरा भाई। तेरे झूठ ने जान ले ली मेरे भाई की। वो उस पर धाड़ने लगा। बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी लड़की का होंठ फट गया। इससे पहले वो संभल पाती, अहमद शाह ने एक बार फिर उसे बालों से पकड़कर सामने किया। क्या कहा था तूने? मैंने छेड़ा है तुझे? वो हंसा, मगर ये हंसी नॉर्मल नहीं थी। कायनात का दिल सूखे पत्ते की मानद लरसने लगा। तुम नशे में हो, मेरी बात सुनो। वजाहत का एक मौका दो प्लीज। नम आंखों समेत वो उससे मिन्नत करने लगी, मगर अहमद शाह ने उसकी गर्दन को जोर से झटका दिया। हाँ, मैं नशे में हूँ, और आज तुझे बताऊंगा कि लड़कियों को छेड़ने वाले उबाश कैसे होते हैं। अहमद शाह ने उसकी गर्दन छोड़कर बाजू जकड़ लिए, और अगले ही पल वो पूरी शिद्दत से उस पर काबू पा चुका था। वो रात कायनात की जिंदगी की मुश्किल तरीन रात थी। अहमद शाह जितना जुल्म कर सकता था उसने किया, और सुबह वो उसे किसी जानवर की तरह पीट कर चला गया। दूसरी रात भी उसने यही सब दोहराया, और कपड़े धोती लड़की जानती थी ये जुल्म अब रोज होता रहेगा, तब तक जब तक शायद वो मर ना जाए। उसके बाद दिन यूं ही कटने लगे। हवेली वालों के जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचे। सबसे ज्यादा जुल्म अहमद शाह और उसकी माँ की जानब से किए जाते थे, मगर जितना वो जुल्म करते उतना वो सब्र करते। अगर उनके जुल्म की हद बढ़ती जा रही थी तो उसकी बर्दाश्त की हद बढ़ती जा रही थी। लेकिन उन्हीं दिनों में एक दिन जब वो बावर्ची खाने में काम करते करते गिर गई, अहमद शाह को न जाने कैसे उस पर तरस आया और डॉक्टर को बुलाकर चेक करवा लिया। डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। वो बेहद खुश हुई। बिलाखिर उसे सब्र का फल मिलने जा रहा था। अहमद का रवैया भी उस दिन के बाद से उसके साथ ठीक हो गया। तुम मुझे मेरी औलाद देने वाली हो, इसलिए आज से तुम काम नहीं करोगी। नाश्ते की मेज पर जब वो बर्तन रख रही थी तब ये नया हुक्म उसने सादिर किया था। कायनात के जख्मी दिल को अचानक से ढेर सारी उम्मीद मिल गई। यकदम ही वो मुस्कुराने लगी। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरी औलाद के लिए है। वो उसकी खुशी को तहस नहस करता चला गया, और कायनात किसी टूटे सितारे की तरह अपने आसमान से गिरती चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अहमद का गुस्सा वक्ती था। वो वाकई अब उसका ख्याल रखने लगा था, मगर ये सब उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। बज़ाहिर वो मीठी छुरी बनी रही, और कायनात उसका बदला रवैया अपने सब्र का फल समझती रही।
कायनात की सादगी का फायदा उठाते नईमा बेगम ने उसे झांसे से अबॉर्शन की दवाई खिला दी और फिर खुशियों के चमकते सूरज को ग्रहण लग गया। वो रात उस पर बहुत भारी गुजरी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर अहमद उसे अस्पताल ले गया, मगर उसे जाने में देर हो गई, क्योंकि जब तक वो अस्पताल आते कायनात का मिसकैरेज हो चुका था। अहमद ये खबर सुनते ही दुखी सा अस्पताल से निकल आया, और अस्पताल में ही डॉक्टर को कायनात ने वो दवा दिखाई जो उसकी सास ने उसे दी थी। ये तो मिसकैरेज की गोलियां हैं, ये आपने ली? डॉक्टर के पूछने पर उसका सर चकरा कर रह गया। सारी बात समझने में उसे बस कुछ वक्त लगा था। उसकी सास ने अपनी नफरत में अपने ही बेटे का बच्चा मार दिया था, और ये बात जब उसने अहमद शाह को बताई तो जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। खबरदार तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला। वो बुरी तरह दाड़ा तो कायनात जख्मी नजरों से उसे देखने लगी। सच कड़वा होता है साईं, और सच यही है कि आपकी माँ ने अपनी नफरत में हमारा बच्चा मार दिया। वो कातिल है। कायनात एक बार फिर बोली, और इस बार अहमद शाह ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसे कमरे में बंद कर दिया था। वो डेरे पर गया तो हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। वो जानता था कायनात वनी में आई थी। उस समय घर का हर फर्द कायनात से नफरत करता था, और उसकी माँ इस नफरत में उसका बच्चा नहीं मार सकती थी। यकीनन वो लड़की झूठ कह रही थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि घर से फोन आया। कायनात के मुंह से झाग निकल रहा था। ये सुनकर वो फौरन हवेली भागा था, मगर हवेली में तो कोई और ही मंजर देखने को मिला था। लाउंज में कायनात फर्श पर गिरी पड़ी थी और उसकी माँ सोफे पर बैठी हंस रही थी। जैसे तेरे बच्चे को मारा वैसे तुझे भी मारकर अपने बेटे को तुझ जैसी डांट से आज़ाद करवाऊंगी। वो नफरत लिए बोली, मगर जैसे ही नजर अहमद शाह पर पड़ी तो उसका सांस तक रुक गया। खुद वो बेयकीन था। माँ ने कुछ कहना चाहा, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। पहले मैं इसे बचा क्यों मोरे, फिर आपसे बात करूंगा, अहमद ने गुस्से से कहा, और फर्श पर गिरी कायनात को लिए अस्पताल चला आया। उसे जहर दिया गया था। बड़ वक्त दवा मिलने पर वो बच गई, मगर उसी रात जब वो अपनी माँ से बासपुरस करने गया था वो अस्पताल से भाग चुकी थी। आज उसे खोए 4 माह होने को थे। अपनी माँ से नाराज होकर वो शहर चला आया। कायनात को ढूंढना मुश्किल था, मगर वो उसे ढूंढ चुका था। जब वो उसे लेने गया तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। वो इतना शर्मिंदा था कि उसकी बात नहीं टाल सका। एक तो वो उसके साथ गैर इंसानी सलूक रखे था, और दूसरा गांव की लड़की जो कायनात की दोस्त थी। उसने उसे बताया था कि कत्ल वाली शाम कायनात ने वसीम के डर से झूठ बोला। कैसे वो उसे बंदूक दिखाकर डरा रहा था वो सब बता दिया। उसकी शर्मिंदगी मजीद बढ़ गई। उस बेचारी का इस सब में कोई कसूर ही नहीं था। वो इतने महीनों से सजा काट रही थी। उसका गुस्सा अब मोहब्बत में बदलने लगा था। उस कायनात से दूरी का भी असर था। वो उसे जल्द से जल्द मनाना चाहता था, मगर आज उसे एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखकर गुस्सा फिर से ओद आया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर जब वो अपने सेक्रेटरी की रिपोर्ट का मुंतजिर था, तब रिपोर्ट की जगह वो खुद ही गुस्से में आती दिखाई दी थी। मेरी जासूसी करना बंद करो अहमद शाह, इस तरह तो मुझे खुद से और भी मुतनफ़र कर दोगे। वो स्याह लिबास में बोलते उस तक आई। बाल खुले थे और गाल गुस्से से सुर्ख थे। तो फिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हें अच्छा कैसे लगूंगा? वो उसे सामने पाकर चौकी पर उतरा। जब तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना बंद करोगे तो अब मेरी शक्ल से भी नफरत है। हाँ, आजकल उस बाइक वाले की शक्ल जो अच्छी लगने लगी है। उसने बेरहमी से तंज किया। वो आगे क्या गुस्से में थी मजीद खोल गई। दूध शरीफ भाई है वो मेरा, मिसम। तुम्हें शर्म नहीं आती उसे मेरे साथ मिलाते? वो भी आखिर चिल्ला दी, मगर उसके इस जुमले ने अहमद शाह की रग रग में सुकून सा भर दिया। मुझे कैसे पता कि वो तुम्हारा भाई है? अब वही तो उतरेगी नहीं। वो नाराजी से कहने लगा, अंदाज बच्चों जैसा था। भाड़ में जाओ तुम, कायनात ने उंगली उठाकर कहा, मगर अगले ही पल वो उसे बाजू से पकड़कर गोद में उठा चुका था। गुस्से में तो गजब की लगती हो। वो शोखी पर उतरता जा रहा था। कायनात का मसनूई गुस्सा भी ठंडा पड़ने लगा था। ऊपर से उसकी कुर्बत उसके होश उड़ा रही थी। छोड़ो मुझे बदतमीज, नीचे उतारो। दिल की हालत उस पर आया ना हो इसलिए वो उसे मारती जा रही थी, मगर वो भी अहमद शाह था। उसका हर अंदाज जानता था। मैं पागल हूँ बाहों में आई बीवी को छोड़ दूँ? वो मोहब्बत से कहता जीने ऊपर की जानिब चढ़ने लगा। अब तो आपको ये बंदा ना चीज मरकर भी ना छोड़ने वाला, सो भुगते मिसेस। दरवाजा बंद करते उसने मध्यम से सरगोशी की। कायनात के गाल दहक उठे। उसने शर्माकर चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उनकी जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत ने सब बदल दिया। अहमद शाह की माँ ने भी माफ़ी मांग ली, और पहले मिसकैरेज के 1.5 साल बाद कायनात को अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी से नवाज दिया। वसीम अपनी गंदी संगत की वजह से एक और कत्ल केस में फंस चुका था। अब उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं, और ना ही कासिम की कोई और बेटी जिसे वो कुर्बान करता। वसीम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। बेशक अल्लाह जालिमों का हिसाब लेकर रहता है, और सब्र करने वाले अपना अजर पाते हैं, जैसे कायनात ने पाया था। उसकी ज़िंदगी अब पुरसुकून थी,
کیونکہ احمد شاہ کی صورت میں اللہ نے اسے ایک بہترین وارث سے نوازا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔